हिंदुस्तान में चाचा भतीजे की सियासी नूरा कुश्ती कोई नई बात नहीं है और जब बात यूपी बिहार की हो तो फिर तो क्या ही कहने। यूपी में जहां अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का रिश्ता अब भले ही पटरी पर लौटता दिख रहा हो, लेकिन हर कोई जानता है कि किस हद तक शिवपाल यादव अखिलेश के खिलाफ हो गए थे। जो हाल उस वक्त शिवपाल का था, वही हाल बिहार में पशुपति पारस का हो चला है। वो उस घायल शेर की तरह हो गए हैं जिसे सिर्फ और सिर्फ एक मौके की तलाश है। पशुपति अपनी दुर्दशा के लिए सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान को ही जिम्मेदार मानते हैं। पशुपति के मन में चिराग के लिए कितनी घृणा है, ये उनके हालिया बयान से समझा जा सकता है। खास बात यह है कि ये घृणा सिर्फ राजनीतिक नहीं है बल्कि निजी भी है। पशुपति पारस की माने तो वो अपने बड़े भाई यानी कि रामविलास पासवान को अंतिम समय में नहीं देख पाए, क्योंकि कोरोना की वजह बताकर उन्हें और उनके परिवार के किसी भी सदस्य को भाई साहब से मिलने नहीं दिया गया। जबकि अंतिम समय में रामविलास पासवान परिवार के सभी लोगों को खोज रहे थे। ये सब कुछ चिराग पासवान की वजह से हुआ। खगड़िया में एक सभा को संबोधित करते हुए पशुपति पारस ने इस बात का जिक्र करते हुए अपने भतीजे चिराग पासवान को चांडाल तक कह डाला और बोले, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। अंतिम समय में जब पासवान जी बीमार पड़े, चंडाल व्यक्ति हमारे किसी भी परिवार के सदस्य को उनसे मिलने नहीं। अंतिम समय में पासवान जी खोलते रहे, पारस कहाँ है, प्रिंस कहाँ है, हर तमाम लोगों को खोलते रहे, लेकिन इन लोगों ने बहाना किया कोरोना के नाम पर और हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को मिलने नहीं। ईश्वर साक्षी है, जो जैसा करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। अब सवाल यह है कि चिराग ने अपने चाचा को अपने बड़े भाई से क्या जानबूझकर मिलने नहीं दिया, और अगर ये सच है तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। 8 अक्टूबर 2020 को रामविलास पासवान की मौत हुई थी। वो एक ऐसा दौर था जब लोग कोविड के खौफ से घरों में दुबक कर बैठे थे और पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था। लाखों लोगों की मौत हो चुकी थी। इस बीच अगर पशुपति पारस या उनके परिवार के किसी सदस्य को रामविलास पासवान से नहीं मिलने दिया गया तो उसके पीछे एक ठोस वजह नजर आती है। हालांकि जिस वक्त रामविलास नहीं रहे उस वक्त पार्टी के अंदर कोई गहमा गहमी नहीं थी, लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद एलजेपी अचानक टूट गई। कुछ वक्त तक लोगों को लगा कि चिराग पासवान पिता के जाते ही सियासी हाशिए पर चले गए और पशुपति पारस ने पार्टी को हाईजैक कर लिया। सांसदों को अपनी तरफ करके केंद्र में मंत्री का पद लेते वक्त पशुपति पारस को एहसास नहीं हुआ कि वो अपने भाई के जाते ही सियासी तौर पर क्या करने लग गए। क्या सिर्फ भाई से मुलाकात न करने देना ही पशुपति के लिए पार्टी को तोड़ने का कारण बना, या फिर पशुपति पारस के मन में पैदा हुए सियासी लालच ने उनसे ये सब करवाया? हालांकि जब तक पशुपति पारस के पास पद था, सत्ता में हिस्सेदारी थी, तब तक उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि उनके साथ चिराग पासवान ने कितनी ज्यादती की। क्या ये कोई इत्तेफाक है कि पशुपति पारस उस वक्त ये बात कह रहे हैं जब उनके हाथ से सब कुछ निकल चुका है? पार्टी का नाम और निशान भले ही उनके पास है, लेकिन सियासी तौर पर वो ठन गोपाल ही है, और ऐसे वक्त में वो मंच पर खड़े होकर अपने भतीजे को कोस रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि पशुपति पारस ये सब करके क्या पाना चाहते हैं? फिलहाल ना तो पारस एनडीए का हिस्सा है और ना ही महागठबंधन का। पटना के जिस सरकारी बंगले में पशुपति पारस अपनी पार्टी का कार्यालय चलाते थे, उसे भी उन्हें खाली करना पड़ गया। चूंकि पार्टी में टूट के बाद चिराग को बेदखल करके पशुपति पारस ने इस बंगले पर कब्जा जमाया था, तो लंबे समय तक चाचा भतीजे में इसे लेकर विवाद रहा और बाद में चिराग पासवान की जीत हुई। पशुपति पारस के लिए यह हार सियासी शिकस्त से कहीं ज्यादा बड़ी है। इसका बदला पशुपति पारस जरूर लेना चाहेंगे। पटना में 19 और 20 नवंबर को एलजेपी की एक अहम बैठक हुई, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा ऐलान किया गया। बताया गया कि पार्टी सभी 243 सीटों पर तैयारी शुरू कर रही है। इस बार पशुपति पारस अपने बेटे यशराज को भी अलौली से चुनाव लड़ाने की भूमिका बांध रहे हैं। शायद इसीलिए पशुपति पारस अपनी जुबान को रोक नहीं रहे और जो मन में आ रहा है बोलते जा रहे हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि उनके पास अगर कोई विक्टिम कार्ड नहीं होगा तो वो सियासी मैदान में हमेशा चिराग पासवान से मात खाएंगे। इसीलिए वो दिवंगत रामविलास पासवान का सहारा ले रहे हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि रामविलास के नाम पर पार्टी और वोटरों दोनों पर ही मजबूत पकड़ बनाई जा सकती है, और सियासत में भी ये कहावत लागू होती है, जिसकी लाठी उसी की भैंस।